myself मुकुंद भारद्वाज फ्रॉम डिवाइन पब्लिक स्कूल। आज के कॉमन वीडियो में जो कि क्लास 9th और 10th के लिए बनाया है मैंने, इसमें हम देखने वाले हैं फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ लोकसभा। जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ये जो चैप्टर है हमारा 10th में राजस्थान बोर्ड में सेंट्रल गवर्नमेंट के नाम से है और 9th एनसीईआरटी की बुक्स में ये चैप्टर चलता है हमारा इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के नाम से। क्योंकि इन दोनों ही चैप्टर्स के कंटेंट बिल्कुल सेम है, इस वजह से इन दोनों क्लासेस के लिए जो वीडियो है वो भी मैं कॉमन लेके आता हूं आपके पास। इस चैप्टर में अभी तक हमने पढ़ा फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट, जहां पे हमने 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट देखे, जिसमें हमने लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी देखा। एंड फर्दर डिटेल में जाने के लिए हमने लेजिस्लेचर शुरू किया था, जिसमें हम अभी तक देख चुके हैं कि पार्लियामेंट, फॉर्मेशन ऑफ पार्लियामेंट, और साथ ही साथ हमने उसका कंपोजिशन देखा। इसके बाद हमने लोकसभा और राज्यसभा का ऑर्गेनाइजेशन या फॉर्मेशन देखा कि किस तरीके से इनका निर्माण होता है, वो क्या क्वालिफिकेशन होती है जो पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर्स के लिए जरूरी होती है या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए आवश्यक होती है। इसी श्रेणी में या इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ लोकसभा। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट में 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा का ऑर्गेनाइजेशन हम देख चुके हैं, आज हम इसकी पावर्स देखेंगे। तो पहली पावर के तौर पे हम देखेंगे यहाँ पे लेजिस्लेटिव पावर, क्योंकि जब हमने पहला ऑर्गन के तौर पर लेजिस्लेचर समझा था तो वहां एक चीज हमने बताई थी या समझी थी कि जो पार्लियामेंट होता है तमाम तरह के यूनियन लिस्ट से अकॉर्डिंग जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं उन पे लॉ बनाने का काम पार्लियामेंट करता है। और इसमें भी जो लोकसभा है ये सबसे ज्यादा अहम भूमिका निभाती है, कारण कि लोकसभा में जो मेंबर्स बैठते हैं वो डायरेक्ट इलेक्शन के माध्यम से आम जनता के बीच में से चुन के जाते हैं, आम जनता के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। हाउएवर अगर बात की जाए लेजिस्लेटिव पावर की, तो सीधे तौर पर इसको आम भाषा में अगर मैं समझाऊं तो कानून बनाने की जो क्षमता है या कानून बनाने की जो पावर है वो लोकसभा के पास होती है। हालांकि कोई भी बिल जब पेश होता है तो वो लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से कहीं भी पहले पेश हो सकता है। अगर लोकसभा में पेश हुआ तो अगेन यहां बहुमत मिलने के पश्चात उसे राज्यसभा में भेजा जाएगा बहुमत के लिए। अगर राज्यसभा में पहले पेश हुआ तो उसे लोकसभा का बहुमत लेना आवश्यक है। जब दोनों ही सदन से, लोकसभा एवं राज्यसभा से 2/3 बहुमत के साथ वो बिल पास हो जाता है, आम सहमति उस पर बन जाती है, उस केस में उस बिल को प्रेसिडेंट के पास कंसेंट के लिए भेजा जाता है। अगर प्रेसिडेंट चाहें तो अपने कुछ सजेशंस दे सकते हैं, उस लॉ में अपनी तरफ से कुछ सुझाव दे सकते हैं। अदरवाइज एक सर्टेन टाइम ड्यूरेशन में, जो कि लगभग 30 दिन का होता है, उन्हें वो जो बिल है उस पर सिग्नेचर करके भेजना होता है और उनके सिग्नेचर के साथ ही वो जो बिल है वो लॉ में तब्दील हो जाता है, लॉ में कन्वर्ट हो जाता है और कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर दिया जाता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं पहला जो फंक्शन एंड पावर है लोकसभा का दैट इज लेजिस्लेटिव पावर। नेक्स्ट है फाइनेंशियल पावर। अब यहाँ फाइनेंशियल पावर की बात करूंगा तो यहाँ फाइनेंस से रिलेटेड जो भी मुद्दे हैं भाई देखिए, क्योंकि लोकसभा में जो मेंबर्स हैं वो आम जनता के द्वारा उनके प्रतिनिधि के तौर पे काम कर रहे होते हैं। इस वजह से जो देश की पूंजी है, संपत्ति है या जो भी पैसा देश का है उसको खर्च करने का पूरा अधिकार लोकसभा के मेंबर्स के पास होता है। और वो खर्च कहाँ किया जाता है? ऑब्वियसली आम जनता के वेलफेयर के लिए, देश के विकास के लिए, अलग अलग मदों में, चाहे फिर वो एजुकेशन हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो। इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत तमाम चीजें आ जाती है, फिर वो चाहे रेलवेज हो, चाहे वो रोडवेज हो, चाहे वो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो। और इसके लिए एक पूरा प्रोसीजर होता है जहां पे जो फाइनेंस मिनिस्टर होता है वो बकायदा बजट पेश करता है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर हम बात करेंगे फाइनेंशियल पावर की या फाइनेंशियल बिल की, तो इस संदर्भ में लोकसभा के पास एज कंपेयर टू राज्यसभा ज्यादा पावर होती है, या यूं समझ लीजिए कि राज्यसभा के पास कोई पावर होती ही नहीं है। क्योंकि जब भी इससे रिलेटेड कोई बिल बनेगा या कोई बजट पेश किया जाएगा तो उसे आमतौर पर सहमति के लिए फॉर्मेलिटी के तौर पर तो जरूर राज्यसभा के पास भेजा जाता है,
राज्यसभा चाहे तो उसमें कुछ सुझाव दे सकती है, परंतु उन सुझावों को मानना या ना मानना ये पूरी तरह से लोकसभा के मेंबर्स के ऊपर डिपेंड करता है। अदरवाइज ये फाउंडेशन होता है राज्यसभा के मेंबर के पास कि विद इन 14 डेज विद इन 14 डेज राज्यसभा उस बिल को साइन करके वापस लोकसभा में भेजेगा एंड देन आफ्टर लोकसभा अपनी तरफ से उसे पारित कर देता है, एक्टिवेट कर देता है, उस पर काम करना शुरू हो जाता है। बात समझ में आ गई आपको कि फाइनेंस मैटर पे या फाइनेंस बिल की अगर बात करें तो लोकसभा के पास ज्यादा पावर होती है और राज्यसभा लगभग ये मान के चलिए कि इनके पास फाइनेंशियल पावर के तौर पे इनके पास किसी तरह का कोई पावर नहीं होता है। हाउएवर सजेशंस को दे सकते हैं, उन सजेशंस को भी मानना या ना मानना ये पूरी तरह से लोकसभा पे निर्भर करता है। तो इस तरीके से हमने सेकंड पावर ऑफ लोकसभा के तौर पे देखा फाइनेंशियल पावर। थर्ड देखेंगे हम पावर ऑफ कंट्रोल ऑन द एग्जीक्यूटिव। अब यहाँ पे एग्जीक्यूटिव कौन होंगे? एग्जीक्यूटिव कहलाएंगे यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जिनको हम कैबिनेट मिनिस्टर भी कहते हैं। ये बेसिकली वर्किंग हैंड्स होते हैं प्रधानमंत्री के। भाई लोकसभा आम जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों का सदन होता है, तो जो एग्जीक्यूटिव पावर होती है, लॉ बनाने की जो पावर होती है, वो कंपैरेटिवली राज्यसभा से इनके पास ज्यादा होती है। हमने फाइनेंस के केस में भी देखा। अब अगर हम बात करेंगे पावर ऑफ कंट्रोल ऑन द एग्जीक्यूटिव की, तो एग्जीक्यूटिव बॉडी के तौर पे इनके पास कौन लोग होते हैं? वो जो तमाम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं या जिनको कैबिनेट मिनिस्ट्री का दर्जा दिया जाता है, जिनके पास अपने अपने पोर्टफोलियो होते हैं। पोर्टफोलियो मतलब विभाग होते हैं, जैसे स्वास्थ्य मंत्रालय हो गया, रेल मंत्रालय हो गया, उड्डयन मंत्रालय हो गया, इसके अलावा आपका रक्षा मंत्रालय हो गया, गृह मंत्रालय हो गया। तो ये अलग अलग डिपार्टमेंट हेड्स होते हैं बेसिकली ये लोग, और इनको जो रिपोर्टिंग होती है वो डायरेक्टली इन्हें प्राइम मिनिस्टर को करनी होती है और प्राइम मिनिस्टर आगे फॉरवर्ड प्रधानमंत्री को करता है। या यहाँ पे आप ऐसे भी समझ सकते हो कि प्रधानमंत्री एक ब्रिज का काम करता है, मीडिएटर का काम करता है इन कैबिनेट और काउंसिल मिनिस्टर्स के बीच में और प्रेसिडेंट के बीच में। साथ ही साथ यहाँ पे ये भी गौर करने वाली बात है कि ये जो एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जिसको हम आम भाषा में साधारण शब्दों में समझाना चाहूंगा, इसको चुनने का अधिकार भी खुद प्रधानमंत्री के पास होता है, जो राय मशवरा करके प्रेसिडेंट से चुनते हैं। आमतौर पे मैं थोड़ा उल्टा कह दिया, उसको ऐसे समझिए कि उनके अपॉइंटमेंट्स को बेशक प्रेसिडेंट करते हैं, लेकिन सुझाव प्रधानमंत्री के लिए जाते हैं। प्रैक्टिकली प्रधानमंत्री जिन्हें चाहे उन्हें मंत्रालय दे सकता है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पावर ऑफ कंट्रोल ऑन द एग्जीक्यूटिव पे समझ में आ गया होगा, क्योंकि अगर तो कोई एग्जीक्यूटिव अच्छे से काम कर रहा है देन वेल एंड गुड, अदरवाइज अगर लगता है तो इनके मंत्रालय बदले भी जा सकते हैं, समय समय पे इनका कार्यभार बढ़ाया या घटाया भी जा सकता है और आवश्यकता पड़ने पर इन्हें अपने पद से मुक्त भी किया जा सकता है। तो ये पावर भी लोकसभा के पास होता है। नेक्स्ट पावर है पावर रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। अब यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की बात करेंगे, ये काफी कुछ लेजिस्लेटिव पावर जैसा ही है। लेजिस्लेटिव पावर में हमने क्या देखा कि कोई भी नया बिल लॉ के रूप में कन्वर्ट किया जाता है या बिल पेश किया जाता है, दोनों सदनों से उसको बहुमत मिल जाता है तो वो लॉ बन जाता है आफ्टर द सिग्नेचर ऑफ प्रेसिडेंट। लेकिन उन बिल्स का क्या या उन लॉज का क्या जो काफी समय से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी चलते आ रहे हैं और वक्त के साथ या तो उनकी वैल्यू खत्म होती जा रही है या कम होती जा रही है, या वक्त के साथ उनमें कुछ बदलाव की आवश्यकता है, कुछ सुधारों की आवश्यकता है। तो इस तरह जो पुराने जो लॉज हैं हमारे, उनमें अगर किसी तरह के सुधार की आवश्यकता महसूस होती है तो उनमें सुधार का जो प्रक्रिया है वो भी बिल्कुल लेजिस्लेटिव पावर की तरह ही होता है। अगर किसी तरह का कोई सुधार आवश्यक लगता है तो वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों सभाओं से 2/3 बहुमत से वो जो बिल है या जो रेजोल्यूशन है वो पास होना चाहिए। जैसे ही दोनों सदनों से उस लॉ में अमेंडमेंट को लेकर रेजोल्यूशन पास हो जाता है, देन वो प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है सिग्नेचर के लिए, और उनके सिग्नेचर के साथ ही अगेन लॉ में अमेंडमेंट हो जाता है। अमेंडमेंट का मतलब होता है बदलाव या सुधार। ठीक है, नेक्स्ट इज फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज। अब इलेक्टोरल कॉलेज के तौर पे भी ये लोग काम करते हैं। तो ये क्या मतलब हुआ इलेक्टोरल कॉलेज मतलब क्या? देखिए प्रेसिडेंट का चुनाव कैसे होता है, अभी थोड़ा सा हालांकि हम इसको आगे डिटेल में प्रेसिडेंट का जब हम टॉपिक लेंगे तो पूरा डिटेल में देखेंगे, पर फिलहाल आपको ये समझना है कि एज पर आर्टिकल 368
लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स के पास ये अधिकार होता है कि प्रेसिडेंट के जो चुनाव होते हैं उसमें डायरेक्टली जो वोट करते हैं आम जनता नहीं करती है, वो इनडायरेक्ट इलेक्शंस के माध्यम से होता है, जिसमें वोट करने वाले जो लोग होते हैं उनका एक ग्रुप बना दिया जाता है, जिसे इलेक्टोरल कॉलेज कहा जाता है। और उसमें कौन कौन लोग शामिल होते हैं? लोकसभा के तमाम मेंबर्स, राज्यसभा के सारे मेंबर्स, और साथ ही साथ पूरे देश भर में जितनी भी लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं अर्थात विधानसभाएं हैं, या और आम भाषा में समझो तो देश भर के जितने विधायक हैं वो भी प्रेसिडेंट के लिए वोट करते हैं। ओके, तो हमने फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज में क्या देखा है कि यहाँ पे जो वोट करने का अधिकार है प्रेसिडेंट के पद के लिए वो पर्टिकुलरली इन्हीं लोगों के पास होता है। किनके? लोकसभा के मेंबर्स, राज्यसभा के मेंबर्स और तमाम देश भर के विधायक, तमाम लेजिस्लेटिव मेंबर्स। अगला आ जाएगा हमारा मिसलेनियस पावर। अब मिसलेनियस पावर के अंदर, या मिसलेनियस शब्द का मतलब होता है अदर्स, दूसरी और तमाम छोटी छोटी मोटी या अदर पावर्स। मिसलेनियस पावर्स के तौर पे जो इनके पास अधिकार होते हैं, पावर्स होती हैं, उसमें समझिएगा भाई प्रेसिडेंट एक बार इन्होंने चुन लिया, यहां तक तो आपको समझ में आ गया। किसी वजह से अगर ऐसा लगने लग जाए, हालांकि हमारे हिंदुस्तान में आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं है, पर अगर ऐसी जरूरत महसूस हो कि जो प्रेसिडेंट है वो अपने पद का दुरुपयोग कर रहा है, या समय के साथ कुछ ऐसे डिसीजंस उनके द्वारा ले लिए गए प्रेसिडेंट साहब के द्वारा जिनकी वजह से हमें लगता है कि हमारे लोकतंत्र को खतरा है, तो ऐसे केस में एक प्रोसीजर होता है जिसको इम्पीचमेंट कहा जाता है। तो इम्पीचमेंट एक ऐसा प्रोसीजर है जिसके माध्यम से लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर मिलके अगर 2/3 बहुमत से प्रेसिडेंट के खिलाफ वोट करते हैं तो ऐसे केस में प्रेसिडेंट को भी अपने पद से हटाया जा सकता है। हालांकि ये एक अच्छी बात है कि आज तक हमारे हिंदुस्तान में इस तरह का कभी हुआ नहीं है प्रोसीजर, परंतु ये एक सुविधा है जो लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स के पास होती है कि क्योंकि ये चुन सकते हैं प्रेसिडेंट को वोट करके, तो ये उसे अपने पद से हटा भी सकते हैं। ये सेम प्रोसीजर ये फॉलो कर सकते हैं प्रेसिडेंट के लिए, वाइस प्रेसिडेंट के लिए, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस के लिए भी यह प्रोसीजर फॉलो होता है कि अगर इन्हें लगता है कि जो हायर पोस्ट पर बैठे हुए सुप्रीम कोर्ट के जज हों या प्रेसिडेंट हों, वाइस प्रेसिडेंट हों, ये अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं या जो भी इनके द्वारा किया गया कृत्य है, काम है, वो लोकतंत्र के खिलाफ है, तो ऐसे केस में इम्पीचमेंट के माध्यम से मिसलेनियस पावर के तौर पे लोकसभा के पास या इनके मेंबर्स के पास इनके खिलाफ वोट करने का भी अधिकार होता है। तो इस तरीके से आज हमने फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ लोकसभा में इन 6 बिंदुओं पे, इन 6 टॉपिक्स पे डिस्कशन किया। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये तमाम जो टॉपिक्स आज मैंने समझाए ये समझ में आ गए होंगे। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इनके डिटेल्ड नोट्स आपको लिखने होंगे आंसर के तौर पे, तो वो डिटेल्ड नोट्स मैं आपको मेरी इस वीडियो के साथ ही सेम डे, जिस दिन आप ये वीडियो देखेंगे मेरा, सेम डे आपको इनके नोट्स भी व्हाट्सएप पे अवेलेबल हो जाएंगे। वेल, थैंक यू सो मच, कीप स्टडीइंग। बिल्कुल मन लगा के पढ़िए, ध्यान लगा के पढ़िए। 10th क्लास है, बेशक कोरोना है, लेकिन कोरोना को हम हमारी कमजोरी या मजबूरी ना बनाए, न पढ़ाई करने का बहाना न बनाए। उल्टा मैं तो कहता हूं कि इस आपदा के अवसर को अवसर में तब्दील करें। इस आपदा में भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात जो मेरा पर्सनल मानना है कि बेटा देखिए, आप 10th स्टैंडर्ड में एक मैच्योर स्टूडेंट हो जाते हैं, 16 वर्ष के लगभग आपकी आयु होती है, और इस वक्त में, इस उम्र में बच्चा अपने आप में काफी समझदार होता है। अगर आप मन लगा के पढ़ेंगे, सेल्फ स्टडी पे ज्यादा फोकस करेंगे, तो करना कुछ नहीं है, आपने सिर्फ वीडियोस को देखना है, वहां से हिंट मिल गया, लिंक मिल गया, कुछ समझ में आया, और बाद में सेल्फ स्टडी का अगर आप कर रहे हो तो उससे बढ़िया कोई तरीका ही नहीं होता है। और फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो हम सभी टीचर्स यहाँ पे आपके लिए हमेशा अवेलेबल हैं। आप चाहें तो डायरेक्टली स्कूल में आके हमसे संपर्क कर सकते हैं, अदरवाइज टेलीफोन तो है ही। ओके, वेल, थैंक यू सो मच, कीप स्टडीइंग, थैंक यू।